नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। हम लोग यहाँ पर आज 12 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सेशन। तो पहला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए कि हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड सेजेले ने अपने किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 जीत लिया है। हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर डेविड सेजेले हैज़ वन द बुकर प्राइज 2025 फॉर व्हिच ऑफ हिज नॉवेल्स। तो किसके लिए उन्होंने मिला है ये? तो फ्लैश। इनकी नॉवेल का क्या नाम हो जाएगा? फ्लैश हो जाएगा। इसकी घोषणा कहाँ पर हुई है इस अवार्ड की, बुकर प्राइज की? तो लंदन में हुई है। किसके फील्ड में दिया जाता है? साहित्य, लिटरेचर के फील्ड में इस अवार्ड को दिया जाता है। ठीक है, या उसी बुक को दिया जाता है, मतलब जो लिखी गई हो इंग्लिश में, ठीक है, और पब्लिश कहाँ पर हुई हो, इंग्लैंड या फिर आयरलैंड में पब्लिश हुई हो, उसी बुक को दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं क्या क्या है। तो बुकर पुरस्कार 2025 वाला किसको मिला है? विनर कौन है? डेविड सेजेले हैं। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि कंटेंट जो आपका है वो तो सही है, इसको थोड़ा हिंदी मतलब इंग्लिश में भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कोशिश किया हूँ कुछ कुछ चीज़ों को इंग्लिश में भी लिखने के लिए, जिससे काम चल जाएगा आप लोग का। ठीक है, बाकी कंट्री की बात करेंगे तो हंगेरियन ब्रिटिश हैं ये। ठीक है, वहाँ एक पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन मूल के लेखक बने हैं। कौन? तो डेविड सेजेले। उपन्यास की बात करेंगे, इसका क्या नाम है? इनके फ्लैश नाम है। अच्छा, बुकर पुरस्कार जो मिलता है इसमें इनाम के तौर पर कितनी प्राइज मनी मिलती है? तो 50,000 पाउंड मिलता है। क्या मिलता है? 50,000 पाउंड मिलता है। भारत में अगर देखेंगे लगभग, ठीक है, 58.4 लाख रुपए के बराबर होने वाला है। थोड़ा बुकर पुरस्कार के बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ पर। बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहली बात तो इसका स्थापना कब हुआ, फॉर्मेशन कब हुआ था ये? तो 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। कहाँ पर? तो इंग्लैंड में इसका स्थापना होता है इस प्राइज का। ठीक है, किस फील्ड में दिया जाता है? साहित्य के फील्ड में। साहित्य में दिया जाने वाला ये, साहित्य लिटरेचर होता है, दिया जाने वाला पुरस्कार है ये। ठीक है, दिया जाने वाला है। बाकी बात करेंगे किसको दिया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में लिखे बुक को, अंग्रेजी में लिखे बुक को दिया जाता है ये, लिखे बुक को ये दिया जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये इतनी बातें हो गई इससे स्टैटिक के बारे में। बाकी इनाम के तौर पर कितना रुपये दिए जाते हैं? इनाम के तौर पर इसमें तो 50,000 पाउंड दिए जाते हैं इसमें। ठीक है, इंग्लैंड में कौन सी करेंसी चलती है? पाउंड। तो 50,000 पाउंड दिए जाते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग अब बात कर लेते हैं कुछ भारतीय जिनको ये मिल चुका है अभी तक। ठीक है, बुकर पुरस्कार के बारे में। तो बुकर पुरस्कार पाने वाले भारतीय, ठीक है, कौन कौन भारतीय इसको पा चुके हैं अभी तक? तो सबसे पहले ये किसको मिला था? फर्स्ट नंबर पे कौन है? BS नायपाल हैं। कौन है? BS नायपाल हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। किसके लिए इनको दिया गया था? इन ए फ्री स्टेट। इनकी बुक का क्या नाम था? इन ए फ्री स्टेट, ये इनकी बुक का नाम था। कब मिला था इनको? तो 1971 में मिला था। इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या हो जाएगा? किसको मिला था? सलमान रुश्दी को। किसको मिला था? सलमान रुश्दी को मिला था। इसको आपको ध्यान रखना है। इनकी बुक का क्या नाम था? मिडनाइट चिल्ड्रन। क्या नाम है? मिडनाइट चिल्ड्रन, ये इनकी बुक का नाम था। कब मिला था इनको? तो 1981 में। तीसरा उसके बाद किसको मिला था भारत में? अरुंधति राय को मिला था। ठीक है, ये नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अरुंधति राय, अरुंधति राय जी को मिला था ये। इनकी उसका बुक का क्या नाम था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। क्या नाम था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इनकी बुक का नाम था ये। कब मिला था? तो 1997 में। ये पाने वाली पहली महिला थी, ये फर्स्ट फीमेल थी, पहली महिला थी, पहली महिला भारतीय थी जिनके यहाँ पुरस्कार मिला था। उसके बाद किसको मिला था? किरण देसाई को। किसको मिला था? किरण देसाई जी को मिला था। इनकी बुक का क्या नाम था? इनका बुक का नाम था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। क्या नाम था? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये इनकी बुक का नाम था। कब मिलता है इनको? 2006 में मिला था इनको। उसके बाद मिला था किसको? 5वें नंबर भारतीय अरविंद अडिगा को। किसको मिला था? अरविंद, किसको मिला था? अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा, ये इनको दिया गया था। इनकी बुक का क्या नाम था? वाइट टाइगर। क्या नाम था इनकी बुक का? वाइट टाइगर। ठीक है, कब मिला था इनको? 2008 में।
तो ये 5 भारतीय थे जिनको ये अवार्ड मिल चुका है, बुकर पुरस्कार, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी एक अवार्ड और होता है इसी में, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। एक कौन सा होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये यहाँ में लिखता है इसको, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करेंगे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो ये उस बुक को दिया जाता है, देखो बुकर पुरस्कार किसको भी दिया जाता है, जो बुक अंग्रेजी में लिखी हुई हो और इंग्लैंड या फिर आयरलैंड में पब्लिश हुई हो। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी अंग्रेजी बुक को अगर मतलब किसी भी लैंग्वेज में बुक लिखा हो, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज में, कोई भी, ठीक है, भाषा में लिखी हुई हो, ठीक है, पर इसका जो ट्रांसलेशन होना चाहिए, ट्रांसलेट होना चाहिए किस भाषा में, इंग्लिश में, ठीक है, उनको दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। बाकी बात करेंगे 2025 में किसको मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो बानू मुश्ताक को मिला है। किसको मिला है, भारतीय मूल की हैं ये, बानू मुश्ताक भारत की हैं, ठीक है, कन्नड़ भाषा में लिखती हैं। अच्छा, इन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनको मिला है, इनकी बुक का क्या नाम था, द हार्ट लैम्प। क्या नाम था, द हार्ट लैम्प नाम था। अच्छा, इसको ट्रांसलेट किसने किया था इस बुक को, तो दीपा भाष्टी ने। किसने किया था, दीपा भाष्टी ने इसको ट्रांसलेट किया था। ये बात हो गई अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और बच रहा है, वो भी लिख ही लीजिए आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है और किसको मिल चुका है भारत में, तो एक जो मिल चुका है गीतांजलि श्री को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिल चुका है भारत में, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये किसको मिल चुका है, पहले फर्स्ट कौन है, गीतांजलि श्री, इनको मिल चुका है ये। इनकी बुक का क्या नाम था, तो इनके बुक का नाम था टॉम ऑफ सैंड, 2022 में इनको दिया गया था। तो ये सारी बातें होंगी बुकर प्राइसेस को आप लोग ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 जो है, इसके 11वें एडिशन का आयोजन ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, रिसेंटली वेयर हैज़ द 11th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2025 बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है, कॉमेंस्ड। मतलब कहाँ पर स्टार्ट हुआ है ये, तो ये स्टार्ट हुआ आपका मतलब भारत में ही हो रहा है इस बार इसका आयोजन, कर्नाटक में, कर्नाटक के बेलगावी में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास होता है। इस बार इसका एडिशन कौन सा हो जाएगा, तो 11वें नंबर का। तो मित्र शक्ति अभ्यास का 11वां एडिशन इस बार कर्नाटक के बेलगावी में फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित किया जा रहा है, इसको ध्यान रखना है। कब से कब तक चलने वाला है, 10 से लेकर के 23 नवंबर 2025 तक ये चलने वाला है। अच्छा, भारत का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहे हैं, मतलब भारत को लीड कौन कर रहे हैं, तो राजपूत रेजिमेंट भारत को लीड कर रहे हैं। इनके 170 कर्मी दल इसमें शामिल हो रहे हैं, ठीक है। बाकी उद्देश्य की बात करेंगे तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच परिचालन, तालमेल और सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। बाकी आतंकवाद विरोधी अभ्यास है ये, आतंकवाद विरोधी अभ्यास है, इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। बाकी अगर बात करेंगे हम लोग श्रीलंका की, और कौन एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, स्लाइनेक्स नाम का श्रीलंका के साथ करते हैं, इंडिया प्लस श्रीलंका, इनके बीच में और कौन सा युद्ध अभ्यास होता है तो एक तो स्लाइनेक्स होता है, ठीक है, स्लाइनेक्स होता है, ये नौसेना का युद्ध अभ्यास होता है, नेवी का होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी कल ही मैंने पढ़ाया था आप लोग को मालाबार युद्ध अभ्यास के बारे में, ठीक है। मालाबार अभी हाल ही में हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, तो गुआम में हो रहा है। कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है, गुआम में हो रहा है मालाबार का, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में स्थित है ये। और होस्ट कौन कर रहा है इसको इस बार, तो यूएसए इसको होस्ट कर रहा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखें, हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने कौन से मिशन को 2030 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। व्हिच मिशन हैज इसरो, ठीक है, रिसेंटली अनाउंस टू लॉन्च बाई 2030 तक लॉन्च करने वाला है। तो भारत लॉन्च करने वाले, इसरो लॉन्च करने वाला है मंगलयान 2। कौन सा मिशन हो जाएगा, मंगलयान 2 लॉन्च करने वाला है। अच्छा, इसके पहले भी मंगलयान लॉन्च किया गया था, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था, मंगलयान 1 की बात करें अगर हम लोग, मंगलयान 1 की बात करेंगे 2013 में से लॉन्च किया गया था। तब ये सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था। कैसा मिशन था, ऑर्बिटर मिशन था ये पहले, ठीक है। ऑर्बिटर का मतलब होता है, मतलब वहाँ पर जाएगा, मान लीजिए मंगल ग्रह है, ठीक है,
तो इसके ऊपर ऊपर सिर्फ चक्कर लगा के चलाएगा, इसके बारे में वहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व करके चलाएगा। तो वो ऑर्बिटर मिशन था, ठीक है, सिर्फ चारों तरफ घूमेगा। ठीक है, किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था उस समय? तो PSLV। PSLV PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। C-25 से मंगलयान 1 मिशन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, बाकी अब कौन लॉन्च होगा 2030 तक? तो मंगलयान 2। तो इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि मिशन नेम क्या है। इसरो ने अपने मंगल मिशन मंगलयान 2 को 2030 तक लॉन्च करने की पुष्टि की है। उद्देश्य की बात करेंगे तो इस मिशन का लक्ष्य है मंगल ग्रह पर भारत का पहला लैंडिंग प्रयास करना। ऐसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में भी साथ में लिखा कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इस मिशन का लक्ष्य मंगल ग्रह पर भारत का पहला लैंडिंग प्रयास होगा। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई बहुत ज़्यादा इंग्लिश की आवश्यकता पड़ रही है। जहाँ पे पड़ेगी वहाँ मैं ऑलरेडी बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, बाकी अनाउंसमेंट किसने किया है? तो इसरो ने किया है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी नारायणन है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इसरो का फॉर्मेशन कब होता है ये भी लिख लीजिए आप लोग। इसरो का स्थापना यानी फॉर्मेशन कब होता है? 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना होता है। हेड कौन है? वही डॉक्टर बी नारायणन है। इसको ध्यान रखें। अच्छा, आप लोग कमेंट बताइए कि चंद्रयान जो थर्ड लॉन्च हुआ था किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? रॉकेट का नाम बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में मिस्र के काहिरा में आयोजित, ठीक है, ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? क्या नाम हो जाएगा इनका? इनका नाम क्या है? इनका नाम है सम्राट राणा। क्या नाम हो जाएगा? सम्राट राणा। ये फोटो में आपको दिख रहे हैं। इन्होंने अभी हाल ही में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। इस कैटेगरी में जीतने वाले ये पहले भारतीय बन चुके हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। ISF यानी क्या हो जाएगा? वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप अभी हो रहा है। कहाँ पर? काहिरा में हो रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है। इजिप्ट काहिरा में, इंग्लिश में कायरो बोलते हैं। तो वही इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? इस बार होस्ट कौन कर रहा है इसको? काहिरा मिस्र कर रहा है। अभी ये खत्म नहीं हुआ, 18 नवंबर तक ही चलने वाला है। तो जब खत्म हो जाएगी इसके बारे में सारी बातें हम लोग देखेंगे, किस किस को कितना मेडल मिला है। ठीक है, बाकी पुरुषों का 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने जीता है। ऐतिहासिक उपलब्धि की बात करेंगे तो सम्राट राणा 20 वर्ष, ठीक है, ओलंपिक पिस्टल अनुशासन में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पिस्टल निशानेबाज बन चुके हैं। अन्य पदक की बात करेंगे, उन्होंने इसी चैंपियनशिप में ईसा सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। टीम स्पर्धा की बात करेंगे, सम्राट राणा, वरुण तोमर और सरमन कुमार ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता है। मतलब डबल, 2 लोग के साथ भी इन्होंने जीता है, 3 लोग के साथ भी, और सिंगल भी इन्होंने जीता। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुई हैं। अंगोला ने किस तारीख को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू इस समय 2 देश के दौरे पर हैं। एक तो अंगोला हो जाएगा आपका, जहाँ के जो कि राष्ट्रीय मतलब इनका चल रहा था स्वतंत्रता दिवस, वहाँ पर ये शामिल हुई हैं। ठीक है, दूसरा इसके बाद ये कहाँ जाएंगी? बोत्सवाना। उसके बाद कहाँ जाएंगी? ये पहला हो गया, दूसरा देश। उसके बाद यहाँ के लिए रवाना होंगी। ये कब मनाया गया है अंगोला का स्वतंत्रता दिवस? तो 11 नवंबर को मनाया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 से लेकर 11 नवंबर 2025 तक अंगोला में राजकीय यात्रा पर थी। स्वतंत्रता दिवस की बात करेंगे तो 11 नवंबर को मनाया जाता है वहाँ का। इस बार उसकी 50वीं वर्षगांठ है। ऐतिहासिक यात्रा की बात करेंगे तो यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अंगोला की पहली यात्रा है ये। राजनयिक संबंध की बात करेंगे तो भारत और अंगोला 2025 में अपने राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे होने का भी जश्न मना रहा है। यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना, विशेष रूप से ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य और सारी मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं इन सबको लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने 23वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड की बैठक कहाँ पर आयोजित की है? वेयर हैज द इंडियन कोस्ट गार्ड ICG रिसेंटली ऑर्गेनाइज द 23rd नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड मीटिंग। तो ये अभी गुजरात के गांधीनगर में ये हुआ है। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? वेन्यू कहाँ पर रहा है? तो 23वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड, ठीक है, जिसे NMSAR भी बोलते हैं, इसकी बैठक गांधीनगर गुजरात में हुई है। कौन इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा था? ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी कौन थी? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको आयोजन करवाया है। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या रहा है इसका? तो बैठक का मुख्य फोकस भारत के समग्र खोज और बचाव ढांचे को मजबूत करने के लिए
हितधारकों के बीच अंतर एजेंसी समन्वय और सहयोग बढ़ाना था। इसके अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक यानी डीजी हैं एस परमेश, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। यहीं पर कुछ अवार्ड दिए गए वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, इस बैठक में 23-24 के लिए राष्ट्रीय खोज और बचाव पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं, जिसमें वाणिज्यिक पोत की बात करेंगे, ठीक है, मर्चेंट वेसल की बात करेंगे, उस कैटेगरी में किसको मिला है, MBHE इवान सुन 89 इस विमान को दिया, मतलब इस पोत को दिया गया है। मछली पकड़ने वाली नाव यानी फिशिंग बोट कैटेगरी में किसको दिया गया है, तो केदारनाथ भोले नाव को दिया गया है। सरकारी स्वामित्व वाली SAR इकाई श्रेणी में किसको दिया गया है, ICG शिप यानी राजवीर उसका नाम है, उसको दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने शिक्षा को डिजिटल बनाने और स्कूल में प्रशासन को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, स्कूल वेब ऐप को लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप हो जाएगा, स्कूल वेब ऐप। तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है, कौन सा ऐप है, स्कूल वेब ऐप का नाम है। ठीक है, क्या उद्देश्य रहने वाला है, तो शिक्षा प्रणाली और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना, पारदर्शिता बढ़ानी, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, शिक्षा को अधिक सुलभ बनाना, इनके कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव है इसके, वो मैं देखता हूँ आगे। तो ये जो ऐप लॉन्च हुआ है उसके बारे में यहाँ पे की फीचर्स है, क्या क्या इसमें फ़ायदा होने वाला बच्चों को और टीचरों को। ठीक है, तो यह छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों यानी पेरेंट्स को एक ही डिजिटल इंटरफेस पर जोड़ेगा। ठीक है, उपयोगकर्ता यानी बच्चों की बात करेंगे तो घर बैठे ही वो लोग टाइम टेबल दे सकते हैं कि आज कौन सी क्लास कब है, ठीक है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, होमवर्क उनको वहीं मिल जाएगा, क्लास नोट्स उसको वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा, अटेंडेंस उनका मतलब कितना हो चुका है या फिर कितना लगा कि नहीं लगा वो भी उनको उसी पता चल जाएगा, परीक्षा परिणाम रिजल्ट भी वहीं पर पब्लिश हो जाएंगे। तो ये थोड़ा आसान होने वाला है बच्चों के लिए। ठीक है, बाकी शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यभार का कम करेगा और उन्हें शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। फ़ायदा की बात करेंगे इसके, तो यह ऐप स्कूल संचालन में ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल, ठीक है, एकीकरण और स्कूल अभिभावक के बीच बेहतर संचार को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में 100 ड्रम्स बंगला महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो मेघालय में 100 ड्रम्स बंगला महोत्सव। फोटो में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा बड़ा करने से, ये देखिए फोटो है, ये ड्रम टाइप का है, ये जो बजा रहे हैं ये लोग इसको बजाते हैं। तो ऐसे 100 लोग होंगे, 100 ड्रम होंगे, ऐसे गोला बना के ये लोग यहाँ बजा रहे होंगे, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया है, ठीक है, इसका नाम क्या पड़ गया है, 100 बंगला महोत्सव। बाकी इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो यह महोत्सव मुख्य रूप से मेघालय राज्य के पश्चिमी गारो हिल्स जिले में वांगला आदम में आयोजित किया जाता है। क्या नाम है इसका, वांगला महोत्सव कह लें या फिर 100 ड्रम महोत्सव कह लें, दोनों नाम एक ही है। एडिशन की बात करेंगे 6 से 8 नवंबर 2025 तक इसका 49 नंबर का 49 नंबर का एडिशन का आयोजन हो रहा है। किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो गारो जनजाति द्वारा। ठीक है, मेघालय में 3 जनजातियाँ पाई जाती हैं मेन जो हैं, गारो, खासी, जयंतिया। 3 पहाड़ी भी हैं यहाँ पर, 3 ट्राइब्स भी हैं, उन्हीं में गारो के द्वारा ये मनाया जाता है। अच्छा, मुख्य इसके आकर्षण की बात करें तो वही बात त्यौहार का मुख्य आकर्षण 100 ड्रम पारंपरिक लंबी आकार, ठीक है, जिसे डांगा बोलते हैं, वहाँ पर ढोल होता है, ये एक साथ बजाया जाना, जिसके साथ पारंपरिक वेशभूषा में नर्तक पुरुष और महिलाएं नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने मिनटमैन 3, ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, USA ने किया है। इसके रेंज की बात करेंगे 13,000 किलोमीटर की रेंज है, या 34,000 किलो भी वजन भी उठा सकता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है, अभी हाल ही में, तो ये मनाया गया आपका 11 नवंबर को। कब मनाया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थी भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, ध्यान रखें, शिक्षक नहीं, शिक्षा दिवस है ये। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि अब शिक्षा मंत्रालय है, 11 सितंबर 2008 को घोषणा की 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये मनाया जाएगा। उसमें बात करेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को। तो ये बातें भी ध्यान रखें। बाकी हम लोग मौलाना आज़ाद जो हैं इनके योगदान के बारे में बात करें, अगर इनकी उपलब्धियों के बारे में, ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आप लोग के लिए। वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, विद्वान थे और शिक्षाविद थे। ठीक है,
उन्होंने 1947 से 1948 तक देश के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। जैसे कौन कौन से चीज़ की स्थापना में उनका हाथ रहा है बहुत बड़ा, तो पहली बात तो यूजीसी जो है, ठीक है, उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन किया। आईआईटी संस्थान जो है तभी भी उसका गठन हुआ था। सीएसआईआर का गठन हुआ था उस समय, और आईआईएससी बेंगलुरु का भी गठन उन्होंने ही किया था, ठीक है, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। 1992 में मरणोपरांत इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया था 1992 में, इसको ध्यान रखें। इनकी कुछ फेमस बुक की बात करेंगे, इंडिया बिन्स फ्रीडम, गुबार ए खातिर, तरजू मनुल कुरान, अल हिलाल, ये इनके कुछ फेमस बुक हैं, इसको ध्यान रखें आप। बाकी आज का होमवर्क क्वेश्चन आप लोग के लिए कि यूएनएफ ट्रिपल सी के सदस्यों की जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, कहने का मतलब COP30 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। और बाकी सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। बाकी हम लोग ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे हम लोग कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।